हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे थे कक्षा 12वीं की इकाई नंबर 6 किरण प्रकाशिकी। ठीक है, तो आज का हमारा ये किरण प्रकाशिकी का लेक्चर नंबर 2 है। ठीक, तो इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था प्रकाश की परिभाषा एवं प्रकाश की प्रकृति। ओके, तो हमने देखा था कि प्रकाश 8 तरह के व्यवहार और 8 तरह की प्रकृति को दर्शाता है। ठीक है, तो इससे पहले वाले लेक्चर में हमने उन 8 व्यवहार में से या 8 प्रकृति में से, ठीक है, 4 प्रकृति का, ठीक, 4 प्रकृति का हमने व्याख्या वहां पर देखी थी। व्याख्या मतलब कि हमने उसे सामान्य स्तर पर समझा था। ठीक है, तो अभी जो हमारी शेष बची हुई विशेषताएं हैं, जैसे प्रकाश का व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, हम इस लेक्चर में आज इनकी व्याख्या देखेंगे। ओके, तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम प्रकाश के व्यतिकरण से। ओके, तो प्रकाश के व्यतिकरण है ना, उससे पहले हम एक बात जान लें। जैसे हमारी ये जो 3 विशेषता है अगली, प्रकाश का व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण, ठीक है, तो इनकी व्याख्या जो है ये तरंग प्रकाशिकी के आधार पर की जाती है। तरंग प्रकाशिकी के आधार पर मतलब प्रकाश को तरंग के रूप में चलता हुआ मानकर की जाती है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर प्रकाश को तरंगों में चलता हुआ मानेंगे। ओके, तो अब प्रकाश का व्यतिकरण क्या होता है, तो उसे अब हम एक डेफिनेशन की तरह यहाँ पर समझेंगे, क्योंकि मैं इससे पहले भी कई बार बोल चुका हूँ कि ये जो हमारे बिंदु है ये अपने आप में बहुत बड़े टॉपिक्स हैं, इन्हें बहुत ज्यादा व्याख्या की आवश्यकता होती है, लेकिन हमें यहाँ पर सिर्फ इंट्रोडक्शन की तरह इनको समझना है। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं प्रकाश का व्यतिकरण। ठीक है, तो प्रकाश का व्यतिकरण क्या होगा या कब होगा। ओके, तो इस तरह से कि अगर कोई स्रोत है, प्रकाश स्रोत, उदाहरण के लिए मैं यहाँ पर एक बल्ब बना रहा हूं। ठीक है, ओके, तो इस प्रकाश स्रोत से जब प्रकाश उत्पन्न होगा तो उसे तरंग प्रकाशिकी के आधार पर तरंगों के रूप में चलता हुआ हम मानेंगे। ओके, तो हमने मान लिया कि ये कोई प्रकाश स्रोत है और इससे प्रकाश सभी दिशाओं में फैल रहा है ऐसे। तो यहाँ पर इस तरह से कि प्रकाश इससे जब निकलेगा तो अब हम मानेंगे कि प्रकाश किसके रूप में गमन कर रहा है, प्रकाश तरंगों के रूप में गमन कर रहा है। ओके, तो ऐसी असंख्य यहाँ पर तरंगे उत्पन्न होती है। ठीक है, तो ये तरंगे अगर कैसी हो, इन तरंगों की आवृत्ति, तरंगों की आवृत्ति समान हो, ठीक है, इनका आयाम लगभग समान हो और ये एक ही दिशा में गमन करते हुए, एक ही दिशा में चलते हुए एक दूसरे पर अध्यारोपित हो जाती है, तो इनके अध्यारोपण के कारण, ठीक है, किन्हीं बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता बढ़ जाएगी और किन्हीं बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता घट जाएगी। तो इस घटना को हम प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। ओके, तो जब इसकी परिभाषा हम इसी के आधार पर बना देते हैं कि जब 2 प्रकाश तरंगे जिनकी आवृत्ति समान रहे और आयाम, ठीक है, लगभग समान हो और दोनों ही कला संबंध तरंगे हो और एक ही दिशा में गमन करते हुए अध्यारोपित होती हो, तो इनके अध्यारोपण से प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन होने की ये जो घटना है इसे हम प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। ओके, तो अब इसमें जो बहुत सारे छोटे छोटे से पॉइंट्स आ रहे हैं, जैसे प्रकाश की आवृत्ति, ठीक है, आयाम, ठीक, कला संबंध, तो ये बिंदु हम तरंग प्रकाशिकी वाले चैप्टर में डिटेल में समझेंगे। अभी आप इसे भी कंसीडर कर लीजिए और ठीक है, मान के चलिए कि ये बिंदु हमको समझे हुए हैं, क्योंकि हम आगामी जो लेक्चर हमारे होंगे उसमें इन बिंदुओं की भी व्याख्या करेंगे। तो अभी हम यहाँ पर हमारा इस बिंदु में ज्यादा समय ना लगाते हुए, ठीक है, हम सिर्फ पॉइंट्स ध्यान में रखें। ठीक है, तो नेक्स्ट ये होगी प्रकाश के व्यतिकरण की घटना। अब प्रकाश का व्यतिकरण, परिभाषा तो हमने सुन ली, परिभाषा तो हमने समझ ली, ठीक है, लेकिन अब प्रकाश का व्यतिकरण होता है, इसकी क्या घटना, इसकी पहचान क्या है, तो उसे हम सामान्य से स्तर पे समझे। ठीक है, उदाहरण के लिए, ठीक है, उदाहरण के लिए मान लो हमने कोई बल्ब जलाया है
और बल्ब जला, ये हमने कोई स्रोत लिया है, कला संबंध स्रोत, ठीक है। बल्ब हम उदाहरण के लिए समझने के लिए बोल के ताकि आसानी से शब्द दिमाग में बैठे, ओके। और इसके सामने, है ना, इस स्रोत के सामने अगर हम कोई स्क्रीन या पर्दा रख दें, ठीक है, तो सामान्य स्थिति में हमको क्या दिखाई देता है? सामान्य स्थिति में हमको ये दिखाई देगा कि इस स्रोत से, ठीक है, इसको हम प्रकाश स्रोत कह चल रहे हैं, है ना, कला संबंधी स्रोत। तो इस प्रकाश स्रोत से जब प्रकाश उत्पन्न होगा और उत्पन्न होने के बाद अगर प्रकाश तरंगों में, ठीक है, व्यतिकरण नहीं होता है, व्यतिकरण ना हो, तो इस स्थिति में ये जो हमारी स्क्रीन है, ये जो पर्दा है, ये पूरी तरह से प्रकाशित हो जाएगा। पूरी तरह से प्रकाशित हो जाएगा मतलब कि इसके प्रत्येक बिंदु पर प्रकाश पहुंच जाएगा, ओके। और ये हमें एक समान तीव्रता से चमकता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब अगर हम दूसरी स्थिति माने कि प्रकाश तरंगों के बीच में व्यतिकरण हुआ हो, तो हमें वहां पर किस तरह का पैटर्न या चित्र देखने को मिलेगा। तो वही हम दूसरे केस में इसको समझा रहे हैं कि प्रकाश स्रोत है और प्रकाश स्रोत से अगर प्रकाश तरंगे चलती है ऐसे, ओके, और इन प्रकाश तरंगों के मध्य में, है ना, प्रकाश तरंगों के बीच में व्यतिकरण होता हो, ठीक है। व्यतिकरण होता हो मतलब कि जब ये दोनों प्रकाश तरंगे, ठीक है, पर्दे पर पहुंचकर व्यतिकरण कर देती है या इनका अध्यारोपण हो जाता है और वहां व्यतिकरण की घटना हो जाती है, तो फिर ये जो पर्दा है, ये जो स्क्रीन है, इस पर हमें पहले जैसे प्रकाश दिखाई नहीं देगा। पहले जैसे प्रकाश दिखाई नहीं देगा मतलब क्या, कि पहले स्थिति में हमने देखा यहाँ पे कि इस पे पूर्ण रूप से प्रकाश फैला हुआ है, ओके। लेकिन अगर इन तरंगों के बीच में व्यतिकरण हो गया तो यहाँ पर हमें इस तरह का चित्र दिखाई देगा। मतलब पर्दे के किस भाग पर, किन्हीं भाग पर, ठीक है, इस तरह से हमें चमकीली और, ठीक है, काली पट्टियां बनते हुए दिखाई देगी, है ना। समझने के लिए हमने इन पट्टियों को बहुत मोटा बनाया है, वैसे बहुत बारीक बहुत पतली पट्टियां बनती है और इन्हें सामान्य आंखों से नहीं देख पाते, है ना। उसकी भी बहुत सारी शर्तें हैं व्यतिकरण की, हम आगे समझेंगे। बस केवल परिभाषा समझने के लिए ऐसे हम यहाँ पर इस तरह से, इस एंगल से उसको समझ रहे हैं, ओके। तो अगर प्रकाश का व्यतिकरण होता है मतलब कि दो समान आयाम और समान आवृत्ति की तरंगे किसी माध्यम में चलते हुए एक दूसरे पर अध्यारोपित हो जाती है और व्यतिकरण कर जाती है, तो व्यतिकरण के हो जाने के बाद वो जिस पर्दे पर, स्क्रीन पर आपतित होगी, तो वहां पर हमें इस तरह का पैटर्न दिखाई देगा। इस तरह का पैटर्न दिखाई देगा मतलब क्या, कि हमें काली पट्टियां दिखाई देगी, फिर उसके बाद दीप्त पट्टियां दिखाई देगी जिसे हम फ्रिंज बोलते हैं, दीप्त और अदीप्त फ्रिंज। तो इसी सफेद या ब्राइट, चमकीली और काली पट्टी हमें दिखाई देती है, ओके। तो इसे हम, ठीक, व्यतिकारी चित्र कहते हैं, है ना। अब ये सफेद, ब्राइट और डार्क फ्रिंज या दीप्त और अदीप्त फ्रिंज क्यों बनी है, ये सारे बिंदु हम आगे समझेंगे। तो इस तरह से हम यहाँ समझ सकते हैं कि प्रकाश के व्यतिकरण के कारण हमें इस तरह का चित्र देखने को मिलेगा। मतलब कहीं पर प्रकाश की तीव्रता घट गई, मतलब जहाँ काली पट्टियां कहाँ दिखाई देगी, जहां पर की प्रकाश की तीव्रता घट गई होगी उन बिंदुओं पर काली पट्टियां बन जाएगी, और जहां पर प्रकाश की तीव्रता बढ़ गई होगी उन बिंदुओं पर प्रकाश सफेद या दीप्त पट्टी या दीप्त फ्रिंज बनते हुए दिखाई देगी, ओके। तो ये है प्रकाश का व्यतिकरण, है ना। परिभाषा नोट करना चाहते हैं तो यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। तो ये हुआ प्रकाश का व्यतिकरण, ठीक है, प्रकाश का व्यतिकरण। अब नेक्स्ट, अब हम बात कर रहे हैं प्रकाश का विवर्तन की, ओके। अब प्रकाश का विवर्तन और प्रकाश का सरल रेखीय गमन, ये एक दूसरे की थोड़ी विपरीत क्रिया हो सकती है। जैसे उदाहरण के लिए हमने सबसे पहली विशेषता क्या देखी थी कि प्रकाश सरल रेखा में गमन कर सकता है, लेकिन वास्तव में
हर स्थिति में ऐसा संभव नहीं होता कि प्रकाश सीधी रेखा में ही गमन करेगा। ठीक है, यदि प्रकाश के मार्ग में, प्रकाश के पथ में अगर कोई द्वारक या कोई अवरोध आ जाता है ना, तो प्रकाश उस अवरोध या द्वारक के तीक्ष्ण कोणों पर टकराकर मुड़ जाता है। ठीक है, अपने सरल रेखीय मार्ग से विचलित हो जाता है। तो इस घटना को हम प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। उदाहरण के लिए हम यहाँ से समझे कि जैसे ये हमारा कोई प्रकाश स्रोत है, ठीक है, और इस प्रकाश स्रोत से, ठीक है, प्रकाश उत्पन्न हो रहा है और यहाँ से प्रकाश हमने मान लिया यहाँ पर कि प्रकाश तरंगे या प्रकाश किरणें ऐसी गमन कर रही है। ओके, ऐसे चल रही है। ठीक, और प्रकाश के मार्ग में किसी भी तरह का कोई अवरोध नहीं है, तो हम क्या पाएंगे यहाँ पर कि प्रकाश तरंगे, ठीक है, सीधी रेखा में गमन करते हुए यहाँ पर्दे तक निश्चित बिंदुओं तक पहुंचेगी। ओके, नेक्स्ट, अब अगर मान लो कि प्रकाश स्रोत से जो प्रकाश उत्पन्न हो रहा है या प्रकाश उत्सर्जित हो रहा है, निकल रहा है, उस प्रकाश के मार्ग में कोई द्वारक, ठीक है, द्वारक से मतलब हमारा एक बहुत ही सूक्ष्म छिद्र को हम यहाँ द्वारक बोलते हैं, है ना। द्वारक मतलब रास्ता हो उसके प्रकाश के निकलने का, पतला सा। ओके, तो इस तरह से प्रकाश स्रोत के मार्ग में अगर कोई अवरोध आ जाए, ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए हमने मान लिया यहाँ पर कोई ब्लेड रखी हो ऐसे, ठीक है, इस तरह से, तो इसके तीक्ष्ण कोणों पर, है ना, उदाहरण के लिए इससे पहले वाले केस में हमने क्या देखा था, यहाँ पे क्या समझा था, समझने के लिए हम साधारण एग्जांपल ले रहे हैं कि यहाँ प्रकाश के मार्ग में कोई अवरोध नहीं था, तो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करते हुए जा रहा था। ठीक है, और वो कहाँ पहुंचा था, पर्दे के बिंदु O पर। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर प्रकाश के मार्ग में, ठीक है, कोई तीक्ष्ण अवरोध आ जाता है या कोई द्वारक आ जाता है, ठीक है, द्वारक मतलब एक छोटा सा छिद्र आ जाता है, ठीक है, तो प्रकाश ठीक उस अवरोध के तीक्ष्ण कोण पर टकराकर, ठीक है, अपने सरल रेखीय मार्ग से विचलित हो जाता है, ऐसे, इस तरह से। तो प्रकाश यहाँ पर, ठीक है, इस तीक्ष्ण कोण पर टकराकर इस बिंदु पर भी पहुंच जाएगा, है ना। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं, इस घटना को हम कहते हैं प्रकाश का विवर्तन। ठीक है, तो अब इसी परिभाषा जैसे याद रखें बच्चों, बाकी बहुत सारी डिटेल आती है इसकी भी व्याख्या हम तरंग प्रकाशी के आधार पर करेंगे। ठीक है, वास्तव में ये हमारे बिंदु तरंग प्रकाशी में आते हैं। ओके, तो ये हुआ प्रकाश का विवर्तन कि प्रकाश अपने मार्ग में उपस्थित किसी द्वारक और किसी अवरोध के तीक्ष्ण कोण पर टकराकर मुड़ जाता है, तो इस घटना को हम प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर अगली विशेषता प्रकाश की, प्रकाश का ध्रुवण की। ओके, तो प्रकाश के ध्रुवण को समझने के लिए, है ना, हमें थोड़ी सी प्रकाश के बारे में और थोड़ा सा कुछ चीजें जाननी होगी कि प्रकाश किससे मिलके बना है, कैसे उत्पन्न होता है ना। तो कल हमने वैसे परिभाषा में इसको शॉर्ट में समझा ही था, कल से मतलब हमारा मिलना है इससे पहले वाले लेक्चर में कि, ठीक है, कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों से मिलकर बना है ना। तो प्रकाश किससे मिलकर बना है, प्रकाश इससे उत्पन्न होता है विद्युत चुंबकीय तरंगों का, है ना, मतलब प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों का एक भाग है। ओके, अब ये विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है, कल हमने इसको शॉर्ट में समझा था। तो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, ये विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के दोलनों से मिलकर बनी होती है। उदाहरण के लिए हमने मान लिया यहाँ पर कि कोई एक आवेश दोलन कर रहा है, आवेश से मतलब इलेक्ट्रॉन समझ सकते हैं। यहाँ पे हमने यहाँ पर कहा कि ये इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ऐसे दोलन करता है y अक्ष के अनुदिश हम मान लें। ठीक है,
तो ये इलेक्ट्रॉन y अक्ष के अनुदिश दोलन कर रहा है, तो इसके दोलन से यहाँ पर क्या उत्पन्न होगा, इसके दोलन से यहाँ पर एक परिवर्ती विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। ठीक है, और ये परिवर्ती विद्युत क्षेत्र, ठीक, अब क्या करेगा कि परिवर्ती विद्युत क्षेत्र कभी भी, ठीक है, अकेला उत्पन्न नहीं होता है, मतलब जहां पर भी परिवर्ती विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया तो अपने साथ ये इसको भी उत्पन्न कर देगा, परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र को। ओके, अब परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र किस तरह से उत्पन्न होगा, किस दिशा में उत्पन्न होगा, तो यदि विद्युत क्षेत्र परिवर्ती विद्युत क्षेत्र के दोलन y अक्ष में है ना, समझने के लिए हम y अक्ष बोलते चल रहे हैं, तो जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा उसके दोलन y अक्ष के लंबवत वाले तल में होंगे, है ना। तो हम यहाँ समझने के लिए से मान लेते हैं कि y अक्ष के जो दोलन है, चुंबकीय क्षेत्र के दोलन, वो कौन से तल में होंगे, z तल में, है ना। इस तरह से हम इसको ग्राफीय रूप से हल्का सा व्यक्त कर दें। ओके, तो ये हमारा हो गया यहाँ पर, ठीक है, प्रकाश विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के दोलन। ओके, ये दोनों क्षेत्र मिलकर क्या उत्पन्न करते हैं, ये दोनों क्षेत्र मिलकर, ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंगे बनाते हैं, और ये विद्युत चुंबकीय तरंगे इन दोनों क्षेत्र के दोलनों के लंबवत दिशा में आगे बढ़ती जाती है ना। जैसे उदाहरण के लिए अगर विद्युत क्षेत्र की दोलन y अक्ष की ओर हो, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र के दोलन z अक्ष की ओर हो, तो जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होगी वो किस ओर गमन करेगी, x दिशा में गमन करेगी, है ना। तो इसे हम बोलते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग। अब प्रकाश भी किससे मिलकर बना है, विद्युत चुंबकीय तरंगों से, या हम ऐसे बोल सकते हैं कि प्रकाश में विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों है। उदाहरण के लिए हमारे पास ये बल्ब, यहाँ पर एक बल्ब लगा है, तो उस बल्ब से हमारे आंखों तक प्रकाश कैसे पहुंच रहा है, तो हम कहेंगे कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में हम तक पहुंच रहा है, मतलब वहां से विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न होकर हमारी आंखों तक पहुंच रहे हैं। लेकिन इन विद्युत चुंबकीय तरंगों में विद्युत क्षेत्र का मान बहुत प्रबल होता है और चुंबकीय क्षेत्र का मान बहुत सूक्ष्म, मतलब बहुत कम होता है, ओके, क्षीण होता है। लेकिन हमारी आंखों पर, ठीक है, हमारी आंखों पर जो दृष्टि संवेदना है ना, मतलब जो दिखने वाला प्रभाव है, वो केवल और केवल किसके कारण उत्पन्न होता है, विद्युत क्षेत्र के कारण। ओके, तो अब हम यहाँ पर क्या मान के चलेंगे कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों का भाग है, लेकिन हमारी आंखों पर उस विद्युत चुंबकीय तरंगों में से केवल प्रकाश ही दृष्टि संवेदना उत्पन्न करता है। तो अब हम यहाँ पर प्रकाश में चुंबकीय क्षेत्र को नगण्य मान के चलेंगे और चुंबकीय क्षेत्र को हम अवॉइड करके चलेंगे। तो अब हम क्या मान के चलेंगे यहाँ पर कि ये जो प्रकाश है हमारे आंखों तक पहुंच रहा है, वो किसके रूप में पहुंच रहा है, विद्युत क्षेत्र के दोलनों के रूप में, या विद्युत क्षेत्र के रूप में हमारे आंखों तक पहुंच रहा है। ओके, तो अब ये विद्युत क्षेत्र कैसे हमारे आंखों तक आएगा, कैसे पहुंचेगा, है ना। तो उदाहरण के लिए कि अगर हम कहें कि इधर से एक प्रकाश तरंग हमारी आंखों तक ऐसे पहुंच रही है, ठीक है, तो इस प्रकाश तरंग में क्या आ रहा होगा, एक विद्युत क्षेत्र आ रहा होगा, और ये विद्युत क्षेत्र, ठीक है, किस तरह से दोलन कर रहा होगा, तो ये विद्युत क्षेत्र तरंग संचरण की दिशा के लंबवत सभी तलों में दोलन कर रहा होगा। सभी तलों से मतलब जैसे उदाहरण के लिए हमने कहा कि हमारी तरंग ऐसे चल रही है, तो इसमें विद्युत क्षेत्र, ठीक है, इस दिशा में भी दोलन कर रहा होगा, कुछ विद्युत क्षेत्र इस दिशा में भी होगा, मतलब सभी दिशाओं में विद्युत क्षेत्र इसमें उपस्थित होगा, है ना। इसको हम ग्राफीय रूप से समझते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए ये यहाँ से एक प्रकाश तरंग हमारे तरफ आ रही है, ओके, तो इस प्रकाश तरंग में विद्युत क्षेत्र उपस्थित होगा, और विद्युत क्षेत्र कैसे दोलन कर रहा होगा, इस तरह से,
मतलब तरंग इधर आ रही है ऐसे, तो विद्युत क्षेत्र ऐसे दोलन कर रहा होगा, ठीक है। विद्युत क्षेत्र इस तल में भी दोलन कर रहा होगा, विद्युत क्षेत्र इस तल में भी दोलन कर रहा होगा, मतलब हर संभव तल में विद्युत क्षेत्र के दोलन या विद्युत क्षेत्र के कंपन उपस्थित हो गए, है ना। हमने सिर्फ कुछ तलों में ही कंपन बनाकर चले, ओके। तो ये जो हमारा प्रकाश है, ठीक है, इस तरह के प्रकाश को जिसमें विद्युत क्षेत्र, है ना, हम यहाँ शॉर्ट में लिखते भी चलते हैं, ये विद्युत क्षेत्र सभी तलों में उपस्थित है, या विद्युत क्षेत्र के दोलन सभी क्षेत्र में उपस्थित। तो इस तरह के प्रकाश को हम क्या कहते हैं, अध्रुवित प्रकाश, ओके। और हम और क्या बोल सकते हैं कि ये जो प्रकाश है, इस प्रकाश में विद्युत क्षेत्र के कंपनों में सममिति है। सममिति मतलब विद्युत क्षेत्र के जो कंपन है सभी दिशाओं में, सभी विद्युत क्षेत्र के चुंबकीय तरंग के चलने के या प्रकाश के चलने की दिशा के लंबवत सभी तलों में विद्युत क्षेत्र के कंपन समान रूप से वितरित है, समान रूप से है। तो इसे हम कहेंगे कि इसमें विद्युत क्षेत्र के कंपनों में क्या है, सममिति है, ठीक है। यहाँ पर है ना, शॉर्ट में लिख देता हूँ ताकि अगर आप इसे देख भी रहे हो तो देखते भी, है ना, समझ में आते रहे। कंपनों में सममिति, ठीक है, मतलब सभी तलों में, यहाँ पर सभी तलों में विद्युत क्षेत्र के कंपन उपस्थित है। नेक्स्ट, अब यदि हम इस प्रकाश के सामने किसी अवरोध को लेकर आए, किसी क्रिस्टल को लेकर आए, अभी क्रिस्टल क्या होगा, अवरोध क्या होगे, ये आगे समझेंगे, है ना। तो एक तरह का प्रकाश हमारे पास ये हुआ जिसमें विद्युत क्षेत्र के कंपन सभी तलों में उपस्थित होंगे, और दूसरा प्रकाश एक तरह का होगा कि जिसमें कंपन किसी तल में ज्यादा हो जाए। उदाहरण के लिए हमने इस प्रकाश को एक क्रिस्टल से गुजार दिया, है ना, क्रिस्टल से गुजार दिया, मतलब इस क्रिस्टल में से सिर्फ ये वाला कंपन बाहर आने के लिए स्थान है, ओके। तो इसमें से ये वाले प्रकार, इसमें से सभी कंपन वहीं पर रुक जाएंगे और केवल एक ही कंपन, एक ही तल वाला कंपन बाहर आएगा, है ना। या कुछ कंपन ऐसे, ये वाला कि इसमें से कुछ कंपन, विद्युत क्षेत्र के कंपन सभी तलों में समान नहीं है, किसी तल में ज्यादा है, किसी तल में कम है। तो ये वाला जो हमारा प्रकाश है जिसमें, ठीक है, जिस कंपनों में समानता नहीं है, किसी तल में कंपन अधिक है, किसी तल में कंपन कम है, ओके। तो इस तरह के प्रकाश को हम क्या कहते हैं, ध्रुवित प्रकाश, ओके। और यहाँ पर, है ना, इसके कंपनों में क्या दिख रही है हमको, सममिति की कमी, ठीक है। तो इसमें ये दो तरह के हमारे प्रकाश को हम विभाजित करते हैं ध्रुवण के आधार पर, ध्रुवित और अध्रुवित, ओके। तो ध्रुवण से हमारा मतलब क्या है यहाँ पर कि प्रकाश तरंग संचरण की दिशा में, है ना। यहाँ पर हम देख रहे हो कि प्रकाश तरंग चल रही है इस दिशा में, और उसके चलते हुए उस विद्युत क्षेत्र के जो कंपन है किसी तल में अधिक हो जाए, है ना, किसी तल में कम हो जाए, तो इस तरह के घटना को हम प्रकाश का ध्रुवण कहते हैं। और सामान्य शब्दों में हम इसकी परिभाषा दे सकते हैं कि प्रकाश तरंग संचरण की दिशा के लंबवत विद्युत क्षेत्र या विद्युत वेक्टर के दोलनों में समानता की कमी होना, सममिति की कमी होना क्या कहलाता है, प्रकाश का ध्रुवण कहलाता है, ओके। तो ये है हमारी प्रकाश की विशेषता, अन्य विशेषता प्रकाश का ध्रुवण, ठीक। नेक्स्ट, ठीक है, अब हम अगली विशेषता की बात करते हैं यहाँ पर, प्रकाश विद्युत प्रभाव की, ओके। तो वास्तव में जो ये यहाँ पर है ना, इतनी सारी चीजें अभी नोट करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
अगर आप इसे नोट करना चाह रहे होगे तो केवल परिभाषाएं नोट करते चले, क्योंकि ये सारे जो चीजें हैं, है ना, हम इनको अगले लेक्चर्स में या अगली क्लासेस में बहुत डिटेल्स में समझेंगे। तो ये सारी चीजें वहां पर एक बार रिपीट होगी और बहुत अच्छे से डिटेल में रिपीट होगी। ओके, तो ठीक है, केवल अगर आप नोट्स बनाना चाह रहे हो तो केवल परिभाषाएं ही नोट करते हुए चलें। ठीक है, नेक्स्ट अब हम प्रकाश की अगली घटना की बात कर रहे हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव की। ओके, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या, ठीक है, प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या मतलब हमने जितनी भी विशेषताएं पढ़ी है, इन विशेषताओं में, ठीक है, हम प्रकाश के इन सभी घटनाओं की व्याख्या, ठीक है, तरंग प्रकाशिकी और किरण प्रकाशिकी के आधार पर कर सकते हैं, है ना। जैसे इसकी व्याख्या हम किरण प्रकाशिकी के आधार पर कर सकते हैं, इनकी व्याख्या हम तरंग प्रकाशिकी के आधार पर कर सकते हैं, और ये जो हमारी अगली घटना है प्रकाश विद्युत प्रभाव की, है ना। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या हम प्रकाश की द्वैत प्रकृति के आधार पर करते हैं। अब वो द्वैत प्रकृति क्या है वो अगली कक्षा में हम समझेंगे। तो यहाँ पर प्रकाश विद्युत प्रभाव की हम केवल परिभाषा देखें। प्रकाश विद्युत प्रभाव हम किसे कहेंगे कि यदि किसी धातु के तल पर, है ना, धातु के तल पर, ठीक है, दृश्य प्रकाश आपतित होता है, ठीक है, उदाहरण कोई भी धातु हम ले सकते हैं, कोई भी चालक धातु, ठीक है। तो हमें मालूम है कि धातुओं के अंदर अणु परमाणु होते हैं, परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ओके, तो इस तरह से, है ना, समझने के लिए मैं यहाँ पर ऐसे बता रहा हूँ कि ये धातु है, धातु के अंदर परमाणु है, परमाणु में इलेक्ट्रॉन अपनी अपनी कक्षाओं में चक्र लगाते हैं, है ना। तो इस धातु के तल पर, ठीक है, इस धातु तल पर अगर दृश्य प्रकाश आपतित होता है ना, तो दृश्य प्रकाश आपतित होने पर, ठीक, इस धातु के तल से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं, है ना। कुछ इलेक्ट्रॉन धातु के तल को छोड़कर बाहर निकल जाते हैं। तो इस घटना को हम कहते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव, ठीक है। और इसकी परिभाषा हम लिख सकते हैं यहाँ पर प्रकाश विद्युत प्रभाव की, ठीक है। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है। तो किसी, क्या देखा हमने, किसी धातु तल पर दृश्य प्रकाश या पराबैंगनी विकिरण से भी उत्पन्न होता है। किसी धातु तल पर दृश्य प्रकाश आपतित होने पर, ठीक है, धातु तल से मुक्त इलेक्ट्रॉन मुक्त होने की घटना, ठीक है, प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाती है। ओके, तो ये थी जो हमारी प्रकाश और प्रकाश की प्रकृति का, है ना, या उसके व्यवहार का इंट्रोडक्शन। ओके।